हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। अभी दोस्तों अपने HSC CET के जो 4 शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं वो सभी के सभी दोस्तों समाप्त हो चुके हैं। और अब दोस्तों मैं आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से अपनी जो पहली शिफ्ट थी उसके अंदर जो मैथ और जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए थे उसका मैं सोल्यूशन दे रहा हूं। दोस्तों अभी जल्द ही HSC के द्वारा आंसर की भी जारी कर दी जाएगी, जिसके द्वारा आपको बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है उसके भी आंसर्स भी आपको पता चल जाएंगे। तो दोस्तों मैथ और जो रीजनिंग में हमें ज़्यादातर समस्या आती है कि ये जो सोल्यूशन हुआ है, ये जो इसका आंसर आया ये दोस्तों कैसे आया है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अपना जो पहला जो शिफ्ट हुआ है उसका दोस्तों मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ। और इसके अंदर जो अपने जो भी क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं इसमें दोस्तों अपना जो पहला प्रश्न आता है वो है कि एक फैक्ट्री एक विशेष प्रकार के विजेट बनाने के लिए 3 मशीनों ABCD का उपयोग करती है। मशीन A और B एक साथ काम करके 4 घंटों में 100 विजेट बना सकते हैं। मशीन B और C एक साथ काम करके 5 घंटे में 100 विजेट बना सकती है। मशीन A और C एक साथ काम करके 2.5 घंटे में 100 विजेट बना सकती है। यदि मशीन A अकेले काम करे तो उसे 100 विजेट बनाने में कितना समय लगेगा, ये दोस्तों हमको बताना है। और इसके अंदर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो 5 घंटे, 16/3 घंटे, 40/9 घंटे से 4 घंटे का इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं। इनको दोस्तों हम किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो कार्य किया जा रहा है वो दोस्तों वो समान है, क्योंकि 100 गैजेट ही इसके अंदर बनाए जा रहे हैं। तो हम आवर्स को लेकर भी ये जो क्वेश्चन कर सकते हैं। ये हम कैसे करेंगे कि इसके अंदर ए और बी दोस्तों 4 घंटे में बना रहे हैं, और इसके अंदर जो बी और सी है वो दोस्तों 5 घंटे में बना रहे हैं। वो 5 घंटे में, क्योंकि हम सभी का इनका जोड़ लेते हैं। और जो ए और सी है वो दोस्तों 2.5 घंटे में बना रहे हैं। वो दोस्तों 2.5 घंटे में ये 100 गैजेट बना रहे हैं। और यदि अब हम इनका यदि एलसीएम लें तो एलसीएम अपना कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 एलसीएम आ जाएगा। इसको हम सोल्व करें तो 5 + में 4 + में 8 आएगा। तो ये अपना 17/20 हो जाएगा। 17/20 आ जाएगा। अब ये दोस्तों इसमें सभी आ रहे हैं, यानी 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार तीसरी जो मशीन है सी मशीन है वो आ रही है। यदि दोस्तों ये क्या है, इसमें डबल है तो इसमें दोस्तों इसमें कम समय लग रहा है, क्योंकि इसमें डबल इसमें 2 बार शामिल किया गया है। यदि दोस्तों उनमें 2 बार शामिल न किया जाता तो उसमें डबल उसमें समय लगता, तो यानी उसमें डबल समय लगता तो हम इसको 2 से इसको और भाग दे देंगे, यानी उसको दोस्तों 17/40 समय लगता, यानी उनका समय आ गया। और दोस्तों ये ए बी और सी यानी तीनों का है, ए बी सी इन तीनों का है। और ये जो है इनमें 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, लेकिन इसके अंदर ये दोस्तों ए बी सी का अपने पास आ गया। अब हमें ए का निकालना है कि ए अकेले कितने घंटों में 100 विजेट है उसका निर्माण कर सकती है। दोस्तों यदि हम इसमें से जो ए बी सी है इसमें से यदि हम बी और सी का लेस कर दें तो बाकी जो बचेगा वो अपना ए का बच जाएगा। तो ए बी सी का अपना 17/40 है। इसमें से यदि हम बी और सी का लेस करें, बी और सी का ये अपना 4/20 है, 4/20 लेस करें तो अपना कितना आ जाएगा। यदि हम इसका 40 एलसीएम लें तो 17 - में 8 9/40 आ जाएगा। 9/40 आ जाएगा। अब हमें इसका दोस्तों इसका कार्य है, इसका 9/40 आ गया। ये अब हमें इस पूरे कार्य को करने में कितने समय लगे हैं ये हमें निकालना है। तो दोस्तों हम इसको उल्ट देंगे तो अपना 40/9 आ जाएगा। इसका जो उत्तर है वो अपना 40/9 आ जाएगा, जो कि अपना सी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। अब दोस्तों एक घन के 6 फलकों पर 6 अलग अलग प्रतीक बने हुए हैं। प्रतीक है बिंदु, वृत्त, इसमें अंदर जो त्रिभुज है, जो वर्ग है और क्रॉस है और तीर का निशान दिए हैं। आकृतियों में घन की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। घन के विपरीत यानी वर्ग के विपरीत कौन सा प्रतीक है ये हमको पूछा। दोस्तों यदि हमें वर्ग के जो विपरीत है हम कौन सा प्रतीक है ये देखेंगे तो हमें दोस्तों वृत्त दिखाई देगा, यानी सी ऑप्शन इसका अपना सही उत्तर हो जाएगा। अपना जो 11वें नंबर का प्रश्न आता है मैथ और रीजनिंग का, इसके अंदर यदि इसके अंदर हमें क्या दिया गया है दोस्तों मैं यहाँ पर लिख के आपको बताता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो अपनी पहली शिफ्ट आई है ये दोस्तों सबसे मुश्किल, यानी जो दूसरी शिफ्ट आई थी उससे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल ये अपनी पहली शिफ्ट थी। और इसके अंदर जो ये प्रश्न दिया हुआ है कि 5 @ 1 बराबर में 60 दिया हुआ है, और 12 @ 8 बराबर में 200 दिया हुआ है। आगे हमें 16 @ 2 बराबर में 180 दिया हुआ है। और हमें अब पूछा किसका है, 16 @ 10 का हमें पूछा है कि इसका क्या आएगा। यदि दोस्तों हम इसका करें तो इन दोनों को जोड़ें तो 6 आएगा। 6 की हम 10 से गुणा करें तो ये अपना 60 आ जाएगा। यदि
अब हमें यदि इन दोनों को जोड़ें तो 20 आ जाएगा। 20 को हम उसी की तरह यानी 10 से गुणा करें तो 200 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ें तो अपना 18 आ जाएगा। 18 को यदि हम 10 से गुणा करें तो 180 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को जोड़ें तो 26 आएगा। गुणा हम 10 से ही करेंगे क्योंकि पीछे हम 10 से गुणा करते आ रहे हैं, तो 260 इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो 200 तो इसका 260 इसका सही उत्तर होगा। अब अपना जो अगला प्रश्न है कि घन के 6 पलकों को लाल, नीले और हरे रंग से इस प्रकार रंगा गया कि कोई भी 2 आसन पलकों का रंग एक जैसा न हो। फिर घन को 64 छोटे घनों में काटा गया। इसमें पूछा है कि कितने घनों में केवल एक फलक लाल रंग का है। ये दोस्तों हमको बता रहे हैं। दोस्तों हमें पता है कि यदि इसके अंदर 6 फलक है और एक जो घन के अंदर 6 फलक होते हैं, यदि इसके अंदर 64 छोटे घनों में काटा गया है तो दोस्तों हम इसकी भुजा निकालते हैं कि छोटे घन की भुजा क्या होगी। हमको पता है भुजा का क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 होता है। तो ये अपना 64 दिया हुआ है, ये उस साइड में जाएगा तो अपना घनमूल बन जाएगा, ये 4 इसकी भुजा आ जाएगी। जो दोस्तों इसके अंदर जो ये एक रंगा गया है, जो इसमें एक फलक लाल रंग का भी पूछा दोस्तों, ये उसके केंद्र में होगा, न कि उसके किनारों पर होगा, न कि उसके कोनों पर होगा, केंद्र में होगा। और एक के अंदर 6 फलक होते हैं, 6 के अंदर दोस्तों घन होगा, 4 घन होंगे और एक घन के अंदर उसका जो एक हमें रंगा हुआ पूछा है, तो दोस्तों हम 4 से इसको गुणा कर देंगे तो 24 इसका उत्तर आ जाएगा, जो अपना ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। आगे अपना प्रश्न आता है कि श्रृंखला पूरी करनी है हमें, और इसके अंदर श्रृंखला क्या दी गई है कि 7, आगे 14, 11, 22, 17 और 34 ये हमें दी गई है। और आगे हमें पूछा है कि आगे क्या आएगा कि 2-2 से गुणा किया, ये 2-2 से गुणा है। तो इनके बीच में हमें देखना है कि यहाँ पर कितने ऐड लेस हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों 3 लेस हुए हैं, यहाँ पर हमारे 5 लेस हुए हैं, तो आगे अपने 7 लेस हो जाएंगे। यहाँ पर यदि 7 लेस हम करेंगे तो अपना 27 आ जाएगा, तो 27 इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसका हम यदि बी ऑप्शन जिसमें 27 लिखा हुआ है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे अपना मैथ जो रीजनिंग का क्वेश्चन आता है वो हम देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन है। आगे अपना आता है कि विषम ज्ञात कीजिए, खिड़की, प्रिज्म, लेंस, दर्पण। दोस्तों इसके अंदर जो खिड़की होगा वो एक विषम होगा, तो खिड़की इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक निम्न श्रृंखला को 15, 20, 25 से विभाजित करने पर हमेशा 8 शेष बचता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 500 से बड़ी है। दोस्तों हमें ऐसी संख्या देखनी है जो कि जिसे हमें यदि 15, 20 और 25 से यदि भाग दें तो हमारा 8 शेष बचे, और वो संख्या जो 500 से बड़ी होनी चाहिए। ऑप्शन के अंदर दोस्तों हमारी सभी संख्याएं 500 से बड़ी दी गई है, लेकिन हमारा जो सी ऑप्शन है जिसमें 608 लिखा हुआ है, इसको यदि हम दोस्तों 15 से 20 से 25 से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 8 शेष बचेगा। तो हमारा सी ऑप्शन जिसमें 608 लिखा गया है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। अपना दोस्तों इसके अंदर 26वें नंबर का प्रश्न आता है। 26वें नंबर का उसमें कुछ समीकरण दिए गए हैं, उनको हमें हल करना है और बताना है कि इसका उत्तर क्या आएगा। इसमें अंदर क्या दिया हुआ है, रीड को यानी एक हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन आता है ये। इसके अंदर क्या लिखा है कि रीड को READ, इसमें क्या है यदि हम इसको करें तो R कितने नंबर पर आता है 18 गुणा में 5 प्लस में 1 गुणा में 4 ये हमको दिया हुआ है। और रीड को हमने 94 बोला है, इसके अंदर की 94 है, और इनको यदि हम हल करते हैं तो 94 ही आता है जो इसके ब्रैकेट में दिया गया है। मैथ को हमें बताना है कि मैथ को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा मैथ को। तो दोस्तों हमें पता है रीड को 94 है और इस प्रकार से है। मैथ का हमें पता है कि 13वें नंबर पर आता है, 1 पहले पर आता है, T 20वें पर आता है, H 8वें पर आता है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर सिंबल लगा देंगे, यहाँ पर गुणा है तो गुणा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर गुणा है तो गुणा लगा देंगे। तो इस प्रकार से करेंगे तो हम 13 की 1 के साथ गुणा करेंगे प्लस 20 की 8 के साथ गुणा करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो अपना 173 आ जाएगा। तो मैथ को हम 173 से कोडित करेंगे जो सी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। विषम ज्ञात करना है दोस्तों 371, 153, 417 और 370। दोस्तों इसको हम कई तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, हर प्रत्येक तरह से अलग अलग उत्तर आते हैं, लेकिन हम बिल्कुल सिंपल वे से चलेंगे। सिंपल वे में देखें तो इसके अंदर ABC यानी तीनों जो संख्या है वो एक विषम संख्या है, लेकिन जो डी ऑप्शन है जिसमें 370 लिखा गया है ये दोस्तों एक सम संख्या है। तो यही अपना उत्तर हो जाएगा जो कि डी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। आगे जो अपना प्रश्न आता है कि उसमें क्या लिखा गया है कि यदि A और B धनात्मक पूर्णांक है जिससे कि A की स्क्वायर माइनस में B की स्क्वायर बराबर में 31 हो, तो हमें A गुणा में B का मान निकालना है कि A गुणा में B का मान क्या होगा। तो दोस्तों हम इसको किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए हम 2 ऐसी संख्याएं लेंगे जिनका यदि हम स्क्वायर करें और उनका अंतर देखें तो दोस्तों वो 31 आ जाए, फिर हम उन दोनों संख्याओं की हमें गुणा कर देंगे, वही अपना उत्तर आ जाएगा। जैसे कि A की स्क्वायर
माइनस में b की स्क्वायर इसमें 31 दिया गया है। अब हमें a की गुणा में b पूछा है कि कितना आएगा। यदि हमें दो संख्याएं ऐसी देखें जिनका हम स्क्वायर करें और उनका अंतर निकालें तो वो 31 आनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों वो दो संख्या हम देखेंगे तो यहाँ पर एक 16 की स्क्वायर हम कर पाएंगे और यहाँ पर 15 की स्क्वायर हम करेंगे। 16 की स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, 15 की स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। दोनों का अंतर देखेंगे तो अपना 31 आ जाएगा। और 15 और 16 दोनों की हमें यदि गुणा करेंगे, क्योंकि हमसे गुणा ही पूछा गया है, तो दोनों की गुणा करेंगे तो 15 छिका 90, 9 15 और 9 240 आ जाएगा। 240 इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर इसमें बी में लिखा गया है। 240 इसका उत्तर होगा। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस धातु के घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं, तो ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ये हमसे पूछा दोस्तों। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस धातु के घन को पिघलाकर, क्योंकि इसमें घन है, घन का हमें पता है कि फार्मूला क्या होता है, a की 3 होता है। यदि हम एक घन को पिघलाकर हम कुछ गोले बनाए छोटे, तो दोस्तों हमें पता है कि जितना घन का आयतन होगा उतना ही उन गोलों का आयतन होगा, क्योंकि जो वो गोले हैं वो घन से ही बनाए गए हैं। तो जितना घन का आयतन होगा उतना ही उन गोलों का आयतन होगा। उस प्रकार से दोनों का आयतन समान होगा। इस तरह से हम इस जो क्वेश्चन को करेंगे, इसका 14 गुना में 14 हो जाएगा। इसका यदि हम आयतन निकालेंगे घन का, और यदि हम गोले का आयतन निकालेंगे, गोले का आयतन का क्या फार्मूला होता है कि 4/3 पाई r की 3 r इसके अंदर 1 दिया गया है। 1 गुणा में a करेंगे तो 1 ही आएगा। और यहाँ पर पाई हम कितनी लेंगे 22/7 लेंगे। अब हम यदि इसको करेंगे तो ये दोनों हम इसको किस प्रकार से करेंगे कि 14 गुणा में 14 ये आगे हम इसको मल्टीप्लिकेशन में हम लेके जाएंगे तो ये उल्ट जाएगी। तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, यहाँ पर हम अपना 3 आ जाएगा कि 3 गुणा में 7 आ जाएगा। और नीचे अपना कितना आ जाएगा, नीचे अपना 22 गुणा में 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अब हम इसको यदि काटेंगे, अब हम इसको किस प्रकार से काटें, तो यहाँ पर ये कट जाएगा 7, 2 ये कट जाएगा 7, अब ये भी कट जाएगा कि अपना 7, 11। अब यदि हम इसको निकालेंगे तो कुछ दोस्तों पॉइंटों में आएगा 654.8181 उत्तर आ जाएगा। जो ऑप्शन के अंदर जो बी ऑप्शन है 655 उसमें लिखा गया है, तो ये 655 को हम इसके अंदर राउंड ऑफ करेंगे तो 655 इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। आगे दोस्तों अपना प्रश्न जो आता है, अरुण का वेतन बिश्नोई के वेतन से 25% अधिक है, चरण अरुण से 40% कम कमाता है, दीपक बिश्नोई से 30% अधिक कमाता है। तो हमें इसके अंदर दीपक का वेतन चरण के वेतन से कितना अधिक है, ये दोस्तों हमें इसके अंदर निकालना है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज से संबंधित यह हमें क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या लिखा गया है कि अरुण का वेतन बिश्नोई के वेतन से 25% अधिक है। यदि हमें बिश्नोई, ये अरुण है, अरुण का वेतन 25% अधिक है, यदि हम इसको 100 माने तो ये 125 हो जाएगा, क्योंकि 25% अधिक है। चरण अरुण से 40% कम कमाता है। ये जो चरण है, ये चरण अरुण से 40% कम कमाता है, तो 40% इसका हम यदि करते हैं तो अपना कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो वो यहाँ पर 75 कमाता है फिर, क्योंकि 40% ये कम कमाता है। दीपक बिश्नोई से 30% अधिक कमाता है। दीपक जो है वो बिश्नोई से 30% अधिक कमाता है। यदि 100 है तो ये 130 कमाता होगा, क्योंकि 30% अधिक है। अब हमें पूछा कि दीपक का वेतन चरण के वेतन से कितना अधिक है, यानी ये पूछा है कि ये वेतन जो है इसका इससे जो चरण की तुलना में कितना अधिक है। यदि हम इनका अंतर देखें तो अपना अंतर कितना आ जाएगा, इसका 55 आ जाएगा, यानी 55 अधिक है। तो हम यहाँ पर कितने लिखेंगे, 55 अधिक है। हमारा किस पर है, चरण पर। चरण का कितना 75 है, गुणा में यदि हम परसेंटेज निकालेंगे 100 करेंगे, यहाँ पर 4, यहाँ पर अपना 3 आ जाएगा। अब आगे हम इसको करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 220/3 आएगा। हम इसको पॉइंटों में चेंज करेंगे, 7 आया, 103 पॉइंट, ये इस प्रकार से चलेगा 73.33, यानी अपना ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। यदि आगे हमें एक संख्या दी गई है और हमें क्या निकालना है इसके अंदर देखो संख्या क्या दी गई है, x माइनस में 1/x बराबर में हमें 2 दिया गया है, और हमें निकालना क्या है कि x की 5 के प्लस में 1/x की 5, ये हमें निकालना है। दोस्तों हम यहाँ पर क्या वैल्यू पुटअप करें कि यहाँ पर 2 आ जाए, यहाँ पर 2 आ जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम एक वैल्यू पुटअप करके देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों प्लस का निशान दिया हुआ है, यहाँ पर हम यदि एक वैल्यू रखें तो 1 प्लस में 1/1 बराबर में
2 आ जाएगा। यानी x की जगह हम यदि 1 हम रख के देखें तो ये आएगा। अब हम इसको करके देखें तो ये 1 से 1 पर कटेगा, यानी फिर यहाँ पर तो 1/1 तो 1 ही होता है, 1/1 तो 1 ही होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 बराबर में 2, यानी x की जगह हम 1 हम रखेंगे। तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 की 5 आएगा, प्लस में 1/1, 1/1 कितना होता है, 1 होता है, 1 की 5 आएगा। ये हमें निकालना है, तो 1 की 5 1 ही होता है, 1 की 5 1 ही होता है। तो 2 इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है। तो इसका 2 अपना सही उत्तर होगा। 6 इसके अंदर आगे प्रश्न आता है कि 6 बॉयज़ का, इसके अंदर 6 बॉयज़ दिए गए हैं, उनका औसत वजन 50 किलोग्राम है, और एक 7वां बॉय इसके अंदर आता है तो एक नया औसत उनका 4% बढ़ जाता है। बाद में 8वां भी इसके अंदर आता है तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो 8वें का हमें वजन निकालना है कि 8वें का वजन कितना है। दोस्तों पहले 6 थे तो इनका औसत कितना था, उनका 50 था, तो उनका टोटल कितना था, उनका टोटल 300 था। अब 7वां आता है तो उनका 4% बढ़ जाता है, यानी 50 से 4% हम यदि बढ़ाएंगे तो 4 बढ़ जाएगा, तो ये 52 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाता है कि अपना ये 364 हो जाता है, ये 364 हो जाता है। अब 8वां आता है तो दोस्तों ये 1 बढ़ जाता है, 8वां आता है तो ये 1 बढ़ जाता है, तो ये 52 से बढ़ के 53 हो जाता है। अब हम यदि इनकी गुणा करेंगे, 8 3 24, 2 42, 2 24। अब दोस्तों जब 7 थे तो इनका टोटल योग था इनकी आयु का 364। अब ये 8वां आया तो इनका टोटल योग उनका टोटल योग कितना हो गया, 424 है, यानी इनका कितना बढ़ गया, 60 बढ़ गया। 8वें की आने से 60 बढ़ गया। तो 8वें की जो औसत आयु है वो दोस्तों, यानी औसत वजन इसमें पूछा है तो औसत वजन कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, जो कि इसमें सी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। आगे जो अपना प्रश्न आता है उसको हम देखते हैं, मैथ और रीजनिंग का आगे कौन सा प्रश्न है। आगे इसके अंदर जो प्रश्न अपना आता है वो है, 2 वस्तुएं हैं जिनमें प्रत्येक का विक्रय मूल्य 120 है। एक को 25% लाभ पर बेचा गया, दूसरी को 25% हानि पर। दुकानदार का शुद्ध लाभ या हानि हमें निकालना है। दोस्तों इसको हम किस प्रकार से करेंगे, इसके अंदर ये 2 वस्तुएं हैं और प्रत्येक का जो विक्रय मूल्य हमें दिया गया है वो 120 रुपये है, यानी ए जो है उसका भी 120 रुपये है, बी है उसका भी 120 रुपये है, दोनों का विक्रय मूल्य है। इसको 25% लाभ पर बेचा गया है, ये प्रॉफिट पर, इसको 25% लॉस पर बेचा गया है। तो इस पूरे सौदे में उसको शुद्ध लाभ या हानि क्या हुई ये हमें निकालना है। तो दोस्तों ये क्या है, इसका विक्रय मूल्य है, इसका विक्रय मूल्य है। तो हम मान लीजिए 100 इसका क्रय मूल्य है, 25% इसको लाभ पर बेचा जाता है, तो ये 125 पे बेचा गया होगा, 125 पे बेचा गया होगा। ये यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, 125, और यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, 120, यानी 120 की वैल्यू है वो 125 के बराबर है, इक्वल है। और हमें क्या निकालना है, इसका क्रय मूल्य निकालना है। इसका क्रय मूल्य निकालेंगे तो हमने यहाँ पर क्रय मूल्य कितना माना था, 100, तो हम इसको 100 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 4 5, अब हम इसको काटेंगे तो 24 पकड़ जाएगा, 24 चौका 96 आ जाएगा। 96 में इसने खरीदी थी, 120 में इसको बेची है, तो 24 रुपये इसको प्रॉफिट हुआ है इस सौदे के अंदर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 100 की वस्तु है और 25% लॉस हुआ है, तो 75 में उसको बेचा होगा, 75 में बेचा है, और यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना दिया है, इसको 120, तो 120 है ये दोस्तों अपना 75 के बराबर हुआ। हम 100 निकालेंगे, जो अपना क्रय मूल्य होगा 3 गुना में 4 करेंगे, यहाँ पर ये 40 पकड़ जाएगा, 160 आ जाएगा, 160, यानी 160 में खरीदी थी, 120 में बेची है, तो यहाँ पर लॉस कितना हुआ, 40 रुपये लॉस हुआ है, 40 रुपये लॉस हुआ है। यानी इस पूरे सौदे के अंदर 24 रुपये प्रॉफिट हुआ, 40 रुपये लॉस हो गया, तो शुद्ध हानि कितनी होगी, 16 रुपये शुद्ध हानि हो गई, जो अपना ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे अपना प्रश्न आता है कि एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 30% की कमी की जाती है, और अंत में फिर 50% की वृद्धि की जाती है, तो संख्या में उसके मूल मान में शुद्ध परिवर्तन कितना है ये निकालना है। दोस्तों एक संख्या वो हम 100 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, उसमें 20% की वृद्धि की गई तो वो 120 हो गई, 120 हो गई। फिर 30% की कमी की गई, यदि हम इसमें 30% की कमी यदि हम करते हैं तो अपना कितना, इसका 36 कम हो जाएगा, यानी 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अब इसमें कहता है कि इसके 50% की वृद्धि, यदि हम इसका 50% करेंगे तो वो अपना 42 हो जाएगा, 42 की वृद्धि होगी, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 126 हो जाएगी। पहले 100 थी, अब 126 हो गई, यानी 26% इसमें परिवर्तन हुआ है, यानी कि इसमें बढ़ोतरी हो गई है। तो इसका डी ऑप्शन जिसमें 26% लिखा है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। अपना आगे 52वें नंबर का इसके अंदर क्वेश्चन दिया गया है कि एक अर्धगोले और शंकु की आयतन बराबर है, यानी एक जो अर्धगोला है और जो शंकु है उसका आयतन क्या है, बराबर है। और सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन
क्वेश्चन के अंदर इन दोनों के आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और आगे लिखा है कि यदि शंकु की ऊंचाई h है और दोनों की त्रिज्या r है तो हमें r के पदों में h ज्ञात करना है कि हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई दोस्तों देखो इसके अंदर आयतन क्या है, समान है। गोले का आयतन क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले क्या लिखा है, अर्धगोला। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, इसके अंदर 2/3 पाई r3 ये होता है। और इसमें शंकु जो लिखा है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r2 h ये होता है। अब हम देखो इसके अंदर देखें तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये पाई से पाई कट जाएगा। इस साइड में क्या बचा, r3 2 बच गया ये, और यहाँ पर क्या बचा, r² h बच गया, h बच गया। और h में हमें इसको निकालना है, ये r2 से r2 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 2r बचेगा, उस साइड में h बच जाएगा, तो h अपना कितना आ गया, 2r आ जाएगा, जो कि इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक आदमी को 9 सेकंड में पार करती है, तो उसे 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, ये दोस्तों हमको बताना है। कि देखो जब वो एक आदमी को पार करती है तो हम वो आदमी की जो डिस्टेंस होती है उसको हम 0 मानते हैं, उसकी कोई भी डिस्टेंस नहीं होती। यहाँ पर रेलगाड़ी की जो लंबाई दी गई है 180 मीटर, यानी 180 मीटर को वो 9 सेकंड में पार करती है। 180 को वो 9 सेकंड में पार करती है। और हमें निकालना है क्या है कि पार करने में कितना समय लगेगा, नहीं समय निकालना है, तो समय को हम ऊपर हम रखेंगे। 9 सेकंड में निकालती है, वो कितना निकालती है, 180 निकालती है। इसमें पूछा है कि प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए उसको अपनी समय की दूरी, यानी जो समय की लंबाई 180 और जो प्लेटफॉर्म है 280, इन दोनों को पार करना पड़ेगा उसको, तभी वह उस प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगी। तो यहाँ पर अपना कितना आ जाएगा, 460 आ जाएगा। अब हम इसको 460 पर इसको देखेंगे कि 180 निकालते हैं 9 सेकंड में, 460 जो मीटर है वो दोस्तों कितने में निकालेगी, इसको हम किस प्रकार से देखेंगे, ये 2 पे कट जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा, ये अपना 23 पे कट जाएगा, तो 23 इसका उत्तर आ जाएगा, अपना 23 इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि अपना बी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। आगे प्रश्न आता है कि एक धनराशि को साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश करने पर 1200 रुपये प्राप्त होते हैं। यदि उसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर वार्षिक रूप से संयोजित पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाए तो 840 रुपये प्राप्त होंगे। मूल धनराशि और हमें ब्याज की दर निकालना है कि ब्याज की दर क्या होगी। दोस्तों इसको हम यदि ऑप्शन के हिसाब से करें इस क्वेश्चन को तो बहुत ही ईजिली रहता है। यदि हम इसके अंदर सी ऑप्शन लें जिसमें कि 4000 लिखा गया है, इसमें रेट कितनी दी गई है, हमें 10% दी गई है। साधारण ब्याज 3 वर्षों के लिए इसमें 1200 रुपये प्राप्त होते हैं। 1 वर्ष के लिए कितना होगा, इसके अंदर यदि हम इसका 10% करेंगे तो 400, और 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 1200 रुपये, ये यहाँ पर फिट बैठता है। आगे कहता है कि 2 वर्षों के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 840 रुपये प्राप्त होते हैं। तो 1 वर्ष में तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बराबर रहेगा, यानी 400 रुपये ही रहेंगे, 400 रुपये ही रहेंगे। दूसरे वर्ष में इस पर ये 400 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे, कि 10%, इस पर भी जो ब्याज पर ब्याज लगता है तो इस पर भी 10% लगेगा, इस पर 10% लगाएंगे तो अपना कितना हो जाएगा 440। पहले वर्ष 400 लगा, दूसरे वर्ष 440 लगा, तो दोनों में 840 2 वर्षों में लग जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। और यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। तो दोस्तों यही ऑप्शन सी जो ऑप्शन है मूलधन 4000 रुपये दर, इसमें 10% लिखी गई है, ये अपना यहीं पर बिल्कुल सुटेबल ये आंसर यानी ऑप्शन बैठता है। तो यही तो अपना सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अपना अगला प्रश्न आता है कि एक बाल्टी को शुरू में उसकी क्षमता के 3/8 तक पानी से भरा जाता है, फिर बाल्टी में मौजूद पानी का 1/2 हिस्सा बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद बाल्टी की कुल क्षमता के 1/4 के बराबर पानी डाला जाता है। अंत में पानी में मौजूद पानी की नई कुल मात्रा का 1/3 बाहर निकाल लिया जाता है। मूल बाल्टी की कुल क्षमता का कितना भाग अभी भी पानी में भरा हुआ है, कि पानी से भरा हुआ है, ये हमें निकालना है। तो दोस्तों इसको हम किस प्रकार से करेंगे, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, हालांकि कुछ लेंथी क्वेश्चन नहीं है, और हम इसको करने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या आएगा कि 3/8 है पानी से भरा हुआ है, यानी उसमें मान लीजिए 80 है, 80 लीटर आता है, तो 30/80 भरा हुआ है, उसके अंदर 30/80 भरा हुआ है। फिर वह बाल्टी में मौजूद पानी का 1/2 हिस्सा बाहर निकाल लिया जाता है। इसका 1/2 हम यदि निकालेंगे, इसका 1/2 कितना हो जाएगा, 30/160 हो जाएगा। यदि हम इसको बाहर निकालेंगे तो 160, इसके अंदर कितना बचेगा, 60 माइनस में 30, यानी 30/160 बच जाएगा, 30/160 बच जाएगा यदि हम इसको निकालेंगे। तो अब ये कहता है कि इसके बाद बाल्टी की कुल क्षमता के 1/4 के बराबर पानी डाला जाता है, 4 के बराबर, यानी 80 है तो इसको 1/4 के बराबर पानी डालेंगे, तो यानी इसको 20 हम इसके अंदर पानी डालेंगे, तो 20 और इसके अंदर पानी डाल दिया। तो दोस्तों वो 80 है, 80 में से कुल क्षमता का 20
20 लीटर और इसके अंदर डाल दिया, तो इसका ना अब आप देखते हैं इसका कितना आता है, 160, 30 प्लस में 40, 70/160 आ जाएगा। इसके अंदर 70/160 हो गया। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा है कि अंत में बाल्टी में मौजूद पानी की कुल मात्रा का 1/3 बाहर निकाला जाता है। अब दोस्तों इसका 1/3 बाहर निकाला जाता है, 70/160 गुना में 1/3 बाहर निकाला जाता है, तो 70/480 बाहर निकाला जाता है, 70/480 बाहर निकाला जाता है। यानी पहले कितना था, 70/160 था, अब 70/480 बाहर निकाला जाता है। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो शेष पानी आ जाएगा, तो 480 210 माइनस में 70 यानी 140/48 आ जाएगा, यानी 480 आ जाएगा, 480 आ जाएगा। तो ये दोस्तों हम करेंगे। तो अब इसमें पूछा क्या है कि मूल बाल्टी की कुल क्षमता का कितना पानी अभी भी जो पानी से भरा हुआ है, कितना जो भाग है वो अभी भी पानी से भरा हुआ है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि कितना भरा हुआ है। यदि हम इसको काटेंगे तो ये अपना 7 पकड़ जाएगा, ये 24 पकड़ जाएगा, तो 7/24 इसका उत्तर आ जाएगा, 7/24 इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। दोस्तों मैं एक बार और इसको समझाता हूँ आपको कि हमने माना कि 80 लीटर उसके अंदर पानी आता है, 3/8 दिया है, तो यहाँ पर हमने 30/8 हमने मान लिया। यहाँ पर आप 3/8 भी इसको मान सकते हो। बाद में ये कहता है कि 1/2 हिस्सा बाहर निकाल दिया। यदि हम इसका 1/2 हिस्सा बाहर, यदि 1/2 हिस्सा हम यदि निकालेंगे, 1/2 हिस्सा, तो अपना 30/160 ही आएगा, और ये इससे बाहर निकाल दिया, तो शेष कितना बच गया इसमें, 30/160। अब कहता है कि 20 लीटर इसके अंदर और इसके अंदर पानी डाल दिया। अब कहते हैं 1/4 के बराबर डाल दिया, तो यहाँ पर 1/4 के बराबर डाल दिया, तो यहाँ पर 20 डाल दिया होगा, क्योंकि 1/4 यानी इसके अंदर टोटल कितना आता है, 80। 1/4 निकालेंगे तो 20 आएगा, तो 20 निकाल दिया इसके अंदर 80 का 20 और इसके अंदर डाल दिया। यहाँ पर हम चाहें तो 1/4 भी लिख सकते हैं, 1/4 भी लिख सकते हैं, तो भी एक जो क्वेश्चन अपना आ जाएगा। अब हमें निकालेंगे तो अपना पास कितना इसके अंदर पानी हो गया, 70/160 हो गया। अब कहता है कि 1/3 हिस्सा इसमें से बाहर निकाल दिया, तो 1/3 कितना आता है, 70/480, ये भी इससे बाहर निकाल दिया, तो शेष कितना बचा है, 7/24 अपना बच गया, जो ऑप्शन नंबर सी में आता है। अब दोस्तों अपना 57वें नंबर का इसके अंदर मैथ का जो क्वेश्चन दिया गया है उसको करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित ये प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसके अंदर क्या लिखा है कि एलसीएम दो संख्याएं हैं, उनका एलसीएम हमें दिया गया है 84, एचसीएफ हमें दिया गया है 7। अब कहता है कि ए और बी के मानों के होने की संभावना, यानी कौन सा ऐसा युग्म है, कौन सा ऐसा जोड़ा है जो ए और बी के मान, यानी उन दोनों संख्याओं का मान हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर हम देखें तो हमको पता है कि एलसीएम की गुणा में एचसीएफ बराबर में उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों बराबर आते हैं। यदि ये हम करते हैं कि 24 गुणा में कि अपना 84 गुणा में 7, ये अपना कितना हो जाता है, अपना 8 2 56 और 588 हो जाता है। तो अब हम देख लेंगे ऐसे कौन से जोड़े हैं जिनका गुणनफल है वो दोस्तों वो अपना 588 आता है। यदि हम देखेंगे दोस्तों तो 21 और 28 है, 21 और 28 है। यदि हम इनकी गुणा करेंगे तो अपना 588 आ जाएगा। तो अपना इसका जो उत्तर होगा वो अपना 21 और 28 आ जाएगा। यानी 21 और 28 ऐसे दो संख्या हैं जिनका एलसीएम इसका 84 होगा और एचसीएफ है वो दोस्तों 7 होगा। वो यहाँ पर अपनी संख्या ये आ जाएगी, क्योंकि दोनों का गुणनफल और दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर आते हैं। इनका 588 आया, तो ऐसा ये एकमात्र जोड़ा है जिसका कि गुणनफल हमारा 588 आ रहा है। तो 588 वाला यानी 21 और 28 अपना उत्तर हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि आपके पास 3 एक समान घनाकार कंटेनर है, उसमें से प्रत्येक की किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इन 3 घनों के एक के ऊपर एक रखकर एक टावर बनाया गया है। इस रचना का भारी पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है कि इसका भारी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों हमें पता है कि एक क्या है कि 3 एक समान घनाकार कंटेनर है, ये इसके घनाकार कंटेनर है मान लीजिए। तो ये 3 ऐसे इस प्रकार से बनाए गए हैं, ये इसमें 3 बना दिए। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, यहाँ पर इसकी 30 हो गई। इसकी जो चौड़ाई कितनी है वो अपनी 10 ही है। तो यहाँ पर मैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, यदि हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालते हैं तो वो हो जाएगा अपना 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस में लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस में चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये होता है 2 का 2। लंबाई कितनी है इसके अंदर 30 है, चौड़ाई कितनी है 10 है। लंबाई कितनी है 30 है, ऊंचाई कितनी है इसके अंदर 10 है। इसके अंदर चौड़ाई कितनी है 10 है और ऊंचाई भी कितनी है 10 है। तो ये हो जाएगा 2 इसमें 300 प्लस में 300 प्लस में 100। अब हम इसका करेंगे 2
700 आ जाएगा उस साइड में, तो 1400 इसका उत्तर आ जाएगा। दोस्तों इसमें मेरा तो 1400 ही उत्तर आ रहा है, लेकिन इस ऑप्शंस के अंदर इसके अंदर कहीं पर भी 1400 नहीं लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर डाउट है, आंसर की आने पर ही पता चलेगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। लेकिन अपने करने से यहाँ पर 1400 उत्तर आ रहा है, लेकिन ऑप्शन के अंदर यहाँ पर नहीं है। आगे हम देखें तो दोस्तों अपना मैथ और रीजनिंग का कौन सा प्रश्न आता है उसको हम करते हैं। मैथ और रीजनिंग का ही हम सलूशन कर रहे हैं। आगे बचे हुए जो क्वेश्चन है उनका हम दोस्तों एक अलग से वीडियो में करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पेय पदार्थ कॉफी और मृदु शीतल पेय के बीच संबंध बताता है। दोस्तों पेय पदार्थ कॉफी और मृदु, जैसे दोस्तों ये पेय पदार्थ है, इसी का पार्ट है जो क्या होता है जो कॉफी होता है, इसी का पार्ट मृदु हो जाएगा, जो कि वो भी एक पेय पदार्थ है। यानी जो ये दोनों क्या है, पेय पदार्थ है, और ये क्या है, ये पूरा पेय पदार्थ है। तो दोस्तों ये दोनों इसी के पार्ट है, इसी के पार्ट है पेय पदार्थ के, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रश्न जो हमें निम्नलिखित प्रश्न में कुछ आकृतियां दी गई है ए बी सी डी इसमें ऑप्शन के अंदर, तो इसमें बताना है कि इसमें से कौन सी आकृति आव्यूह को पूरा करती है। दोस्तों यदि हम देखेंगे तो पहले में क्या है कि मैं इसको आपको करवा के बताता हूँ। पहले जो आकृति है हमें इस तरह की दी गई है, बाद में क्या है कि इस तरह की आकृति में दो इस प्रकार से खींच दिए गए हैं, दो कांटा मार दिए गए हैं। अब ये दो कांटों को हटा दिया गया है और यहाँ पर एक जीरो इस प्रकार से लगा दी गई है। ये अपनी पहली आकृति बन जाती है इसके अंदर। दूसरी आकृति इसके अंदर क्या दी गई है, इसके अंदर एक षटकोण दिया गया है, नहीं इस प्रकार से इसमें कुछ दिया गया है, अपना एक इस प्रकार से वर्ग दिया गया है, और बाद में ये जो वर्ग है अपना इसके अंदर जो दिया गया है इसमें फिर से एक कांटा मार दिया जाता है, और फिर इस कांटे को हटा कर फिर से यहाँ पर ये 4 जीरो इस प्रकार से लगा दी जाती है। आगे हम देखें तो इस प्रकार से कुछ इसके अंदर दिया गया है, इसी प्रकार से दिया गया है, और बाद में यहाँ पर क्या किया गया कि यहाँ पर फिर से कांटा लगा दिया गया है इस प्रकार से। अब इस कांटे को हटा देंगे क्योंकि ऊपर हटाया गया है, इस कांटे को हम हटा देंगे और यहाँ पर फिर से हम क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे बाहर की साइड में इस प्रकार से। तो अपना ऑप्शन नंबर जो इसमें आता है कौन सा है, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके अंदर 72वें नंबर का प्रश्न आता है कि आप सुबह सुबह उगते सूरज की ओर मुंह करके खड़े हैं, आप 90% दक्षिणावर्त यानी कि जो क्लॉकवाइज और फिर 45 जो डिग्री है वो वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अब आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं ये हमको बताना है। दोस्तों ये मान लीजिए अपनी दिशाएं हैं, ये अपनी पूर्व दिशा है, ये अपनी पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ये अपनी दक्षिण दिशा हो जाएगी। इसके अंदर कहता है कि आप पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हो। अब यदि हम दक्षिण की ओर 90 डिग्री इस पर घूमते हैं तो अपना जो यहाँ पर इस साइड में मुख है वो इस साइड में मुख हो जाएगा, इस साइड में मुख हो जाएगा। अब हमें 45 डिग्री एंटी क्लॉक हमें घूमना है, तो एंटी क्लॉक घूमेंगे तो हम ऐसे घूमेंगे तो हमारा इन दोनों के बीच में आएगा, तो दक्षिण पूर्व इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जिसमें दक्षिण पूर्व लिखा गया है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। एक निश्चित कोट में टीचर को VGCEJGT के रूप में लिखा जाता है, उसी कोट में DUARD को हम किस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों हमें बताना है। तो दोस्तों इसके अंदर हम इसको करके देखते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। इसमें क्या पूछा गया है कि जो टीचर है कि TEACHER, टीचर को किस प्रकार से लिखा गया है कि VGCEJGT इस प्रकार से लिखा गया है। तो हमें बताना है कि इसका DUARD का बताना है। इसको हम किस प्रकार से करेंगे, TUVEFGABCDEFHIJEFGRST यानी एक एक अक्षर छूटा है तो यहाँ पर भी एक एक छोड़ देंगे, DEFUVWLN, यहाँ पर भी N, यहाँ पर CSTPQR, यहाँ पर R आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम करेंगे दोस्तों। ये यहाँ पर अपना D है तो D है, तो यहाँ पर अपना EF आएगा। तो इस प्रकार से अपना आ जाएगा FWNCTF यानी कि बी ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एक छोड़ के अल्फ़ाबेट यहाँ पर लिखे गए हैं, उसी प्रकार से हम लिख देंगे। दोस्तों संख्याओं के संयोजन का चयन कीजिए ताकि तदनुसार व्यवस्थित अक्षर एक साथ कर एक सार्थक शब्द बना सके। इसके दोस्तों हम अच्छे से करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, और इसका क्या उत्तर बनता है वो भी हम देखते हैं। इसके अंदर अन लिखा गया है, फिर हमें R दिया गया है, फिर OCTA ये दिया गया है, और इसके अंदर संख्या लिखी गई है 1 2 3 4 5 6,
और इसमें दोस्तों आगे इसके जोड़े दिए गए हैं। इन संख्याओं का कौन सा एक सार्थक शब्द बनाता है वो हमें ज्ञात करना है। यदि दोस्तों हमें बी को देखें, जिसमें पहले क्या लिखा हुआ है 4 6 2 5 3 1 लिखा गया है। 4 पर क्या आता है सी आता है, 6 पर क्या आता है 6 पर ए आता है, 2 पर क्या आता है आर आता है, 5 पर क्या आता है टी आता है, 3 पर क्या आता है ओ आता है, 1 पर अन आता है। कार्टन जो होता है ये एक शब्द बन जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे दोस्तों अपने इंग्लिश और हिंदी के प्रश्न आ जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना जो पहला जो शिफ्ट हुआ था उसका हमने मैथ और जो रीजनिंग है उसकी हमने क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दिया है। इसके दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन अभी भी रहते हैं, उनमें कुछ दोस्तों मेरे को डाउट है कि उनका क्या उत्तर आता है और कैसे आता है दोस्तों। वो दोस्तों या तो शाम तक अपनी आंसर की आ जाएगी तब हमको पता चल जाएगा, या फिर दोस्तों मैं आपको आगे जो अपने सोल्यूशन दूंगा मैं थर्ड वीडियो यानी थर्ड जो शिफ्टिंग है उसका और जो फोर्थ अपनी शिफ्टिंग हुई है शिफ्ट हुई है उसका, उनके साथ में दोस्तों मैं उन 2-3 क्वेश्चन को जो क्वेश्चन को मैं आपको करा दूंगा। तो दोस्तों अभी के लिए हमने इस वीडियो के अंदर अपनी पहली शिफ्ट हुई थी उसमें हमने मैथ जो रीजनिंग का है उनका पोर्शन हमने किया है। तो आगे मैंने जो दूसरा तीसरा और चौथा जो पोर्शन हुआ है उनका भी मैं आपको सोल्यूशन दूंगा मैथ और जो रीजनिंग का, और बाद में दोस्तों अपना ये जो सोल्यूशन है कंप्लीट होगा। और अब हम मिलते हैं अपने अगले सोल्यूशन के साथ। थैंक यू।